बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में राजस्थान के रण की बात करेंगे। मतदान प्रतिशत भी अब निकल करके बाहर आ गया। पोस्टल बैलेट सही जो मतदान प्रतिशत क्या हुआ उसको लेकर के चर्चाएं थी। 75.44 यानी कि 2018 से 0.74% ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन हम इसे कोई बहुत ही ज़्यादा कोई बम्पर मतदान नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, एक रेस्पेक्टेबल मतदान इसे हम कहेंगे कि ठीक मतदान अब तक की अगर उसमें देखें हम तो ठीक कहा जा सकता है। हर पार्टी का अपना दावा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बना रहे हैं। उधर बीजेपी ने पूरे इलेक्शन के बाद हुए मतदान के कैंपेन के बाद मतदान और उसकी पूरी समीक्षा की है। इनके जनरल सेक्रेटरी प्रभारी राजस्थान अरुण सिंह पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी के साथ में काफ़ी लंबी उन्होंने चर्चा की है बीजेपी ऑफिस में बैठ के, और तमाम सीटों पर नब्ज टटोलने की कोशिश की है, पहचान की है कि ऐसी कौन सी सीटें हो सकती हैं कि अगर 19-20 में कुछ होता है तो जिन्हें हम हमारी ओर ला सकें। यह कवायद मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि वोटिंग के बाद इवनिंग में भी जब हमारी कुछ प्रत्याशियों से बात हुई है तो उनका साफ कहना था कि नब्ज टटोली जा रही है, और हमसे कांटेक्ट किया है दोनों ही पार्टियों ने कि क्या स्थिति रहने वाली है। हालांकि हालचाल पूछा है उनका, लेकिन कॉल अगर इलेक्शन के दरमियान जाता है, वोटिंग के दरमियान, तो एक अंदाजा लग जाता है कि राजनीतिक दल उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनकी नब्ज टटोल रहे हैं। तो खैर चलिए, लेकिन इस परसेंटेज के मायने और परसेंटेज को लेकर के क्या कहना है राजनीतिक दलों का, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रतीक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। प्रतीक जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बम्पर नहीं मानता इसको। 0.74% का इजाफा हुआ है 2018 के मतदान में। खैर 75% क्रॉस कर गया, ये बड़ी बात है। तो इतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं होना, लेकिन ये भी कहेंगे कि रेस्पेक्टेबल वोटिंग हुई है। तो अब क्या मानना आपका? अब तो सारी चीजें सामने भी आई होंगी। देखिए, 75% जो मतदान हुआ है वो भी एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है। इसको बुरा मतदान नहीं कहते। जनता बाहर निकल के आई। शहरी क्षेत्रों में जरूर थोड़ा सा कम मतदान हुआ, बट गांव के क्षेत्रों में और कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे चोमू है या आपके और जैसलमेर वाली जगह है, वहाँ पे और ज़्यादा 80-85% तक मतदान पहुँच गया। तो मुझे लगता है जनता ने पुनः जिस तरीके की योजनाएं हमने चलाई है उसके हिसाब से मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको रियायत मिली है, चिरंजीवी योजना में जो सहायता मिली है, उसके हिसाब से वोटिंग परसेंटेज वही चीज़ें बता रहा है। और मुझे लगता है कि पुनः 120-125 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी अटल जी, आपके पास आना चाहूँगा। 18 से बेहतर इस वोटिंग को कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं कह सकता। 0.74% का इजाफा हुआ है 2018 से। देखिए योगेंद्र जी, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसको अगर आप पुरानी उससे कंपेयर करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी में जब भी 75 से ऊपर वोटिंग हुई है तो प्रचंड बहुमत भाजपा का आता हुआ दिखता है। और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भी आप देखो 2000 अगर अपन 13 की बात करेंगे तो 75.23 थी वोटिंग। और जब भी लीडिंग जो गवर्नमेंट होती है और उसके वक्त में अगर परसेंटेज बराबर भी रहती है अगर, तो भी ये मान लीजिए कि 110 सीटें निकाल रहे थे। अब ये तो 1% से भी मतलब करीब 7.74% ज़्यादा है। तो ये मान लीजिए कि जो शॉर्ट डिफरेंस की सीटें हैं वो सारी भाजपा की तरफ आ रही है। तो हम कहीं भी 135-40 पे टिकेंगे। जी 140 का दावा कर रहे हैं। दर्शक, आपके पास में आना चाहूँगा। राजनीतिक दल अपना अपना जोड़ बाकी गुना भाग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद काउंटिंग के बीच का जो गैप है वो इसी काम के लिए आता है। हर कैंडिडेट करता है, हर राजनीतिक दल करता है। उन कैंडिडेट्स के जरिए जानकारी ली जाती है कि तेरे यहाँ पे क्या स्थिति बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वही असर हम राजनीतिक दलों में भी देखते हैं। क्या लग रहा है, अभी कुछ चर्चा है, ऊहापोह की स्थिति है, या फिर जैसे चर्चा थी
कुछ थर्ड फ्रंट के लोगों से, निर्दलियों से बात हुई, उनका कहना है कि हालचाल पूछने हमसे भी पूछा गया कि भाई और कैसा क्या चल रहा है, क्या लगा आप लोगों को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दलों के दावे बेशक इस परसेंटेज पे कुछ भी हों, लेकिन अंदर से स्थिति ये हो कि अगर किसी भी परिस्थिति में दूसरे का सहयोग भी लेना पड़े तो अभी से टटोला जाए उसे। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दलों को इंश्योर नहीं है, दोनों ही दल की उनकी सरकार बन रही है, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह है कि 0.74% ही कह सकते हैं ये आंकड़ा बढ़ा है पिछले मतदान की तुलना में, नए वोटर्स भी आए हैं। तो दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं संशय है कि अगर सत्ता से दूर रहे उस स्थिति में क्या निर्दलीय या सहयोगी कोई अन्य जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही थी, चाहे आप हो या हनुमान बेनीवाल की पार्टी और अन्य कोई पार्टियां हों, उनके अगर एक एक दो दो जीत के आते हैं या निर्दलीय आते हैं तो उनको सब कैसे साधा जाए, इसको लेकर बीजेपी के स्तर पर भी लगातार इस बात को लेकर मंथन भी किया गया है। कई जो प्रत्याशी हैं जो उनको लगता है कि ये कैंडिडेट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है और मजबूत है, जीत सकता है, उनसे संपर्क साधा गया है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बात की चर्चा हुई है कि ये जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस की जो गारंटी उससे साफ तौर पे एग्जिट पोल जो चुनाव से पहले आए थे उसमें कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो 70-75 के करीब था। कांग्रेस को उम्मीद है कि 90, 92, 95 तक हो सकता है कि कांग्रेस को सीटें मिले। उस स्थिति में सरकार कैसे बनाई जाए उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और यही बीजेपी में है। बीजेपी भले ही बेशक ये कह सकती है 135 आ सकती है, 140 आ सकती है, लेकिन वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कोई ज़्यादा नहीं है। 2013 की तुलना में 2018 का कम हुआ, उसके बाद कम होने से कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं। जो अनुमान लगाया जा रहा था जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 78 तक जा सकता है, 78 से 79 तक जा सकता है, इस तरह की चर्चा थी। लेकिन कल जब पूरी पोल हो गई और तमाम जो चीज़ें चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई कि इतना ही बड़ा है, उसके बाद दोनों ही पार्टियों मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेशो पेश की स्थिति में कि किधर भी मूव हो सकता है। एक सबसे बड़ा वर्ग ये भी है सर कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो बैलेट से जो मतदान हुआ है उसमें भी कई प्रकार की शंकाएं पार्टी को कि वो मतदान जो हुआ वो किस तरफ गया है, वो अभी संशय की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को दिया, कांग्रेस बिल्कुल, वो तो 3 तारीख को जब पोस्टल बैलेट सामने आएंगे तभी पता लग पाएगा कि उसी को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है दोनों ही दलों में। और खास तौर पे दोनों दलों के प्रमुख लीडर जो है चाहे दिल्ली या जयपुर के, वो जरूर इस बात को लेकर संपर्क साधेंगे कि अगर 5-10 सीटें, 20 सीटें, 15 सीटें कम ज्यादा पड़ी तो उस स्थिति में क्या होगा। अशोक गहलोत भी तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसमें कहीं कोई बात भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक रणनीति होती है। वो तमाम पहलुओं को वॉच करते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है, क्या ऐसा हो सकता है। पहली संभावना है हर राजनीतिक दल अपने दावे की ओर इर्द गिर्द उसे फॉलो करते हैं कि हाँ हम क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब सेकंड ऑप्शन लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, उसमें नज़र उस पर गड़ाई जाती है कि हाँ वाकई इसको हम हमारे फेवर में ले सकते हैं, जिससे अगर सरकार में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हम सरकार बनाने में इसके माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब क्लियर मेजोरिटी के हालात भी बनते हैं तो भी रामासामा शुरू हो जाती है। खैर, लेकिन ये इतना सा वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी मायने रखता है। मायने इस वजह से रखता है कि 0.53% वोटिंग परसेंट ज़्यादा लेकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई और बीजेपी पीछे चली गई। तो वोटिंग परसेंटेज कई बार जब मैजिक नंबर गेन करने का वक्त आता है तो उसमें बहुत फ़ायदा देता है कि आपका अगर 22-25.25-230 तक भी अगर परसेंटेज में गैप होता है तो उससे भी कई सीटों का खेल हो जाता है। अब ये लेकिन कहना मुश्किल होगा कि ये किसके लिए फेवरेबल है। अभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। 3 तारीख को जब पिटारा खुलेगा, ये ईवीएम से किस्मत का पिटारा खुलेगा और बाहर आएगा, तभी कुछ कहा जा पाएगा कि हाँ वास्तव में स्थितियां ये बन रही थी। क्योंकि अभी जिस तरह का इस बार क्लोज फाइट हुई है और जनता के मूड को भाप नहीं पाए राजनीतिक दल, तो उसमें उहापोह की स्थिति तो बनी हुई है। बेशक दावा चाहे कुछ भी किया जाए। प्रतीक जी, आपके पास आना चाहूँगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस बार बहुत ही क्लोज फाइट रही है। कई दिग्गज ऐसे हैं कि वो
चक्करघनी अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे, बाहर नहीं निकल पाए। उसकी वजह यही है कि मतदाता की नब्ज को जिस तरह से अक्सर पकड़ लिया जाता है, वो पकड़ नहीं बन पा रही थी कि वाकई क्या होगा। एक कैंडिडेट को कहा जाता था कि उसका भी स्वागत किया और सामने वाले का भी स्वागत किया। ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी दशरथ जी कह रहे थे कि भाई सरकारी कर्मचारियों ने किस तरफ वोट किया है, तो मैं 100% ये बता दूंगा कि जितनी भी वोटिंग हुई है उसमें से 90-95% जो सरकारी कर्मचारी है वो कांग्रेस के लिए और ओपीएस के लिए उन्होंने वोट किया है। क्योंकि सरकार पिछले दिनों देखा था हमने कि सचिवालय में किस तरीके से नारे लगे थे कि अब की बार ओपीएस सरकार। तो मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों ने इस बार ओपीएस के लिए वोट किया है। और दूसरी बात, हो सकता है राजनीतिक पंडित कुछ अपनी अपनी बातें कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी जनता देने का मन बना चुकी थी। आप देखिए कि जिस तरीके से 6 महीने 8 महीने पहले एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती थी हर बार, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन इस बार जमीन पर आपको कहीं भी, इतने सारे लोग आप भी घूमे होंगे पूरी जगह, आपको एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखने को नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति अशोक गहलोत जी से या फिर सरकार से नाराज नहीं था और इसी का फायदा हमें वोट परसेंटेज के हिसाब से मिला है। और इसी का फायदा जब 3 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी, जब काउंटिंग शुरू होगी, तो आपको दिखेगा कि 120-125 से ज़्यादा सीटें जीत करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी अटल जी, आपने सुना कि ओपीएस का बड़ा इम्पैक्ट आया है जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके तबके पर, इस वजह से परसेंटेज भी बढ़ी है और लोगों ने खुल करके वोट किया है, वो गए है इनके पक्ष में। खैर, अपना अपना दावा है, मैं इसे ना खारिज कर रहा ना इसके पक्ष में अपनी कोई बात कह रहा हूं, लेकिन आपसे रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा इस पे। देखो, ऐसा है, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके नहीं तो थोड़े क्यों। बिल्कुल, तो वैसी सी बात है। प्रतीक जी ऐसा सही कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमको फिर भी पुरानी तरीके से अगर एनालिसिस ही करनी है तो पुराने डेटा के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। जी 2003 में मतदान प्रतिशत था 75.23, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो भाजपा की आई, और फिर 2013 में फिर 75.23 था और भाजपा की सरकार आई, और उसके बीच में 2008 में 66.5 था, कांग्रेस की सरकार आई। फिर भाजपा 2018 में 74.08 था तो कांग्रेस की सरकार आई। मानी एंटी इनकम्बेंसी, मतदाता जब समझदार होता है ना तो एंटी इनकम्बेंसी होता ही नहीं है, वो बताता नहीं है, वो आपको पता नहीं होता कि वो है, लेकिन आपको पता नहीं चल रही होती। अब रही बात, देखिए ओपीएस नहीं, लेकिन तो मतदाता से तो शो होती है वो। देखिए, मतदाता बहुत जागरूक है, वो बड़े मतलब वो आपको पहले तो सरल था, आसानी से बता देता था और वो दिख भी जाती थी। अब की बार ऐसा हो नहीं सकता कि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, ये बहुत कम देखा गया है, कंपैरेटिवली कम देखा गया है। ये हो सकता है कि कम हो या ज्यादा हो, इसके लिए मैं नहीं कह रहा कि भी हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, बट होगी जरूर। तो इस मत प्रतिशत से आप उससे रूबरू होंगे, और इस जो अभी जितना 0.75 पहले से ज्यादा, मानी 75.41 के करीब पड़ रही, 45 के करीब। तो आप देखिए 100% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार 100% बन रही है। और आप इस बात का, मेरा दावा नहीं, ये 2003 में आपको समझ में आएगा कि ये सत्य है, कि ये ऐसा ही होने जा रहा है। अब ओपीएस की भी बात कर लेते हैं। जब आपने बोला, देखिए बात ये नहीं है कर्मचारी हो या किसी भी वर्ग में कोई भी चीज देने की बात हो, लेकिन दोगे तो आप आय के हिसाब से ही तो दोगे, तभी तो वो लंबे समय तक चलेगा। आप किसी भी चीज को रेवेन्यू कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, अगर इसका पूरा प्लान कर लेते हो तो आप कोई भी बात को कर लो तो वो ठीक चलेगी, चाहे वो कोई गारंटी हो चाहे किसी भी तरीके की स्कीम हो। लेकिन अगर आप रेवेन्यू और इसका वो डिफरेंस नहीं करोगे और केवल आप बोलने की बात करोगे, ओपीएस, भाई एनपीएस और ओपीएस के अंदर डिफरेंसेस क्या थे? अगर देश प्रगति करेगा तो एनपीएस में भी अपने आप ही चीजें उसको बेटरमेंट की तरफ जाएगी, उसमें उनको जो मिलेगी पेंशन वो बेटर ही मिलेगी। और यदि देश तरक्की नहीं करेगा और नीचे ग्राफ होता जाएगा तो हमको देश को पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़ी बनाना है। तो इस कारण से रेवेन्यूज मैटर करती हैं और लोगों को समझाने वाली बात है। एनपीएस ढंग से लोगों को समझाया नहीं गया है, क्योंकि एनपीएस में 6 तरीके की ऑफर दी गई है उनको। देखिए,
कि क्या आप पति पत्नी के साथ लेना चाहते हैं, परिवार के साथ लेना चाहते हैं, सिंगल लेना चाहते हैं, टोटल लेना चाहते हैं, एक साथ सारा पैसा लेना चाहते हैं, उसको टुकड़ों में लेना चाहते हैं और आफ्टर डेथ आपके परिवार को ये पैसा समग्र रूप से, ऐसी बहुत सारी है, वो समझने में देरी लग रही है। बाकी एनपीएस स्कीम अच्छी स्कीमों में से एक। जी, वैसे लगता है आपको कि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? अगर देखिए- आप देखिए- एनपीएस से बता रहे हैं तो वो भी एक मुद्दा है, ऐसा है, और ये देखिए, ओपीएस बता रहे हैं तो भी मुद्दा है। देखिए, इशू अब की बार महिलाओं का मतदान योगेंद्र जी ज्यादा हुआ है, इस बात से तो आप मेरे मत से सहमत हैं। नहीं, वो तो आंकड़े ही आए हैं, आंकड़े थोड़ा भी ज्यादा हैं कि इजाफा हुआ ज्यादा है। महिलाएं किस चीज से, उत्पीड़न से परेशान थी। आपने कभी सुना है राजस्थान में इतना ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हो? कभी नहीं सुना। पिछले आप 15-20 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, राजस्थान शांतिप्रद ही रहा है। कभी कन्हैया लाल जैसा मैटर सुना है पिछले 15-20 सालों से? तो अब की बार लोगों ने उस तरीके से वोट किया है, जो अधर्म की राजनीति है उसकी बजाय धर्म की राजनीति से वोट किया है। तो आप ये मान के चलिए, ये जो इतना वोट प्रतिशत है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और भाजपा की सरकार 100% आ रही है, मैं दावे से कह रहा हूं। और ये आपको 3 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, 3 तारीख को तो मुझे लगता है कि सभी के समझ में आ जाएगा कि क्या आंकड़े हैं, और यकीन भी उसी पे करना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को एग्जिट पोल भी सामने आएंगे, ओपनिंग पोल भी आप लोगों के सामने आए, जिसे प्री पोल कहते हैं, वो भी सामने आए हैं अब। लेकिन एग्जिट पोल पे भी निगाहें टिकी होंगी 30 तारीख, 2 दिन की बात है। लेकिन एग्जिट पोल हो चाहे किसी भी तरह के पोल हो, कई बार हालात बदल भी देते हैं। वोटर जो है, आप उसके मानस पटल को इतनी जल्दी समझ जाएं, सहज नहीं है। कुछ आप सैंपल पीस के रूप में आप ले सकते हैं, उनकी बात उनसे निकलवा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मतदाताओं से कोशिश की है, उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी कि हम वोट किसको कास्ट कर रहे हैं। मैं एक बड़े ही दिग्गज नेता की सभा का जिक्र करना चाहूँगा। उनके सभा स्थल पे बैठे हुए थे कुर्सियों पे लोग। जब हमने पूछा कि वो सभा में आए हो तो वोट भी दोगे? कि नहीं साहब, ये कोई गारंटी नहीं है कि वोट देंगे। तो उनका वोट किसको दोगे? तो क्यों पूछ रहे हो? फिर मैंने बताया मीडिया से, फिर बताया कि हम साहब वोट तो उसको देंगे। तो ये देखिए, क्योंकि वो दौर था कि जब अटल जी को भी लोग सुनने चले जाते थे, इंदिरा गांधी को भी सुनने चल जाते थे, और वोट अपने मन से डालते थे। तो आज भी स्थितियां वही हैं, वो दौर और वैसे वक्ता नहीं है, लेकिन है, लोग जाते हैं और किसी के कहने पे जाते हों, किसी का हुलाना टालने के लिए जाते हों कि यार मैं तेरे साथ गया तो तू भी मेरे साथ चल, वोट तेरी इच्छा है किसी को भी डालना। तो ये हालात ही बने। तो ऐसे में बहुत क्लोज फाइट है और कहना बहुत मुश्किल होगा। 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे सामने, इस वक्त हम बात कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य तय हो चुका होगा कि किन हाथों में अगले 5 साल राजस्थान को जाना है। क्लियर मेजोरिटी के साथ आएगा तो भी, और अगर कहीं पे लगता है कि उहापोह की स्थिति है, क्लियर मेजोरिटी नहीं आई है, तो भी स्थिति साफ हो जाएगी कि हाँ, सरकार कौन बना सकता है। ये यकीन हमारे को 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी तभी करना चाहिए। चलिए दशरथ, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, जोड़ बाकी गुना भाग, ये मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन के बाद का एक मेथड होता है। हर कोई कोशिश करता है कि दिल है कि मानता नहीं, वो हर कोई कोशिश, प्रत्याशी भी करते हैं, लेकिन वाकई जो मुद्दे हैं उनका गहरा असर रहा, या फिर ओपीएस एनपीएस इसका भी कुछ असर दिखाई दिया? क्योंकि जैसे दावा एनपीएस का कर रहे हैं अटल जी, और प्रतीक सिंह दावा कर रहे हैं ओपीएस का, तो उसका असर कुछ दिखा? जैसे आपने पहले जिक्र किया कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पोस्टल बैलेट से भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, वास्तव में सरकारी कर्मचारियों का रुख क्या रहा है। क्योंकि उनका स्टार्टिंग में जो बिगनिंग होती है काउंटिंग की, उसमें उन्हीं के पोस्टल बैलेट्स खोले जाएंगे। तो इसका कुछ असर उसी से समझना होगा, या फिर कुछ झलक भी दिख रही है कि हाँ, वाकई कर्मचारियों का कुछ कहना था इस पे? देखिए, कर्मचारियों से पहले मैं बात करना चाहूँगा वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने या कम होने की। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस में सिटिंग एमएलए हैं, उसमें उनमें से तकरीबन 65% जो एमएलए सिटिंग है, उनके सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। उसका एक अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उनके खिलाफ माहौल है, वहाँ पे वो हारेंगे। 35% ऐसे सिटिंग एमएलए जिनके बढ़ा है। बीजेपी में भी इस तरह की चीज़ें कि बीजेपी की सिटिंग एमएलए उनकी घटा भी है, बढ़ा भी है। अब दोनों कारण इसमें हो सकते हैं कि घटने या बढ़ने से क्या वो हारेंगे या जीतेंगे।
दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं है। लेकिन इस तरह की खबर निश्चित तौर पे जरूर है कि सरकार की ओपीएस की जो स्कीम है, जो कानून बनाने की बात कही गई घोषणा पत्र की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि अगर हम राज में आए तो इसको हम कानून का शक्ल दे देंगे ओपीएस को। अब होगा नहीं होगा, लेकिन कर्मचारियों में इस बात की चर्चा जरूर है कि कांग्रेस ओपीएस दे सकती है, बीजेपी दे सकती है, नहीं दे सकती, इस तरह की चर्चा। हालांकि खुल के कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जब 3 तारीख को बैलेट खुलेंगे पता लग जाएगा कि किस का परिणाम भारी है, किसका कम है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार में मुख्यमंत्री का एक बयान आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री ने यह जरूर बीच में कहा था कि मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है, हो सकता है एमएलए से हो। तो वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि कई एमएलए के यहाँ प्रतिशत बढ़ा है मतदान का, वो हार सकते हैं, कुछ के कम हुआ है वो जीत सकते हैं। लेकिन जो नए टिकट दिए हैं, अगर उसमें कितने लोग जीत कर आते हैं, वो एक बड़ा सवाल। अगर नए टिकट ज्यादा है और सरकार की स्कीम्स हैं, उसका फायदा जनता को मिल रहा है, खासकर ग्रामीण अंचल में। अगर शहरी क्षेत्र में आप देखें, जब बैलेट खुलेंगे शहरी क्षेत्र में अगर बीजेपी बम्पर वोटिंग के आधार पर आगे होगी तो निश्चित तौर पे ये मान लेना कि उसका असर गांव में आ सकता है। लेकिन शहरों में भी अगर बीजेपी को कहीं ना मिनिमम मिलेगा, या शुरुआती रुझान में 10-11 बजे तक अगर ये लगेगा कि शहरों में भी कई जगह बीजेपी डैमेज हुई है, तो निश्चित तौर पर फिर गाँव में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका असर ओपीएस या अन्य स्कीम का असर गांव में ज्यादा होगा। शहरों के मुकाबले गांवों की जो सीटें आएंगी, जिनका परिणाम जारी होगा, वहां असर ज्यादा दिखेगा बनिस्बत शहरों में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट 2 दिन जो सभाएं की हैं, उससे इस तरह के अनुमान या कह सकते हैं सर्वेज की जो रिपोर्ट आ रही है कि उसका असर थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ है वो 3 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज मिला है। कितना प्रतिशत मिलेगा वो 3 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है इस बार कि कांटे का मुकाबला है, और निर्दलीय बड़ी भूमिका इसमें निभाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि निर्दलीय और सहयोगी कोई भी दल जो साथ आएगा, अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, कोई 2 सीट कोई 5 सीट लेके आएगा, वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस बार इस तरह के चुनाव। जी देखिए, अंडर करंट का कोई पता नहीं लग पा रहा है कि क्या रहेगा, क्योंकि हर बार थोड़ा रुख क्लियर हो जाता है कि हाँ सरकार बनने जा रही है। सीटों के लिए कोई नहीं कह सकता कि हाँ इतनी सीटें आ रही हैं, लेकिन क्लियरिटी जरूर आ जाती है एक माहौल के अंदर। अब की बार बड़ी उहापोह की स्थिति है, और परिणाम जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए मजबूती के लिए होंगे, ऐतिहासिक होंगे। हर बार हर चुनाव, ये 16वीं विधानसभा के लिए मतदान हुआ है, नई बात कुछ न कुछ निकल करके आती है, सरकार बनने की बात आती है, हर राजनीतिक दल अपना दावा कर रहा है, तो छुट भैया जो दल हैं उनका साफ कहना है कि सत्ता की चाबी हमारे ही हाथ में है। खैर, यकीन 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे हम उसी पे करेंगे, और उससे पहले कि अपने अपने दावे हैं। और ऐसे हालात कई बार बने हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो सरकार चली गई, और अगर कम रह गया तो भी सरकार चली गई है। तो ये दावा करना बहुत मुश्किल बात है कि वोटिंग परसेंटेज से, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा, मैं इसे बम्पर वोटिंग नहीं कह सकता, है अच्छी वोटिंग है, मैंने रेस्पेक्टेबल वोटिंग कही है इसको, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि 80% तक होती है तो एक वेव चलती है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ही चला गया, वैसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी कुछ भी इसमें कयास लगाना या कहना बहुत मुश्किल बात है। अपने अपने दावे, उनका आकलन, आधार पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने हर राजनीतिक दल ये तो कह नहीं सकता कोई कि नहीं साहब हम सरकार नहीं बना रहे, या बहुत मुश्किल मामला है, या वहाँ पे इतनी सीटों पे हम पिछड़ रहे हैं, इतनी सीटों पे आगे हैं, थर्ड फ्रंट का इंतजार है, निर्दलियों से हम सारे से सरकार बनाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा भी नहीं। तो यही बड़ी वजह है कि हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन दावे की हकीकत से रूबरू हम 3 तारीख को ही होंगे, और उसी दिन पता चलेगा कि राज बदलेगा या रिवाज। क्योंकि अब की बार राजस्थान में एक ही चीज़ पे सब चीज़ें टिकी हुई हैं, राज बदल रहा है या रिवाज बदल रही है। अगर राज बदल गया तो यानी कि रिवाज कायम है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और अगर राज रह गया तो फिर रिवाज बदल गई, कंटिन्यू कर रही है सरकार। खैर, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें जल्दबाजी होंगी, हम वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के आधार क्या है जिसकी वजह से दावे की जा रहे हैं। अटल जी ने और प्रतीक सिंह जी ने अपनी अपनी बात रखी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।